That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। नेपाल की राजनीति में 2026 एक नए प्रयोग का साल बनकर उभरा है। सत्ता की बागडोर अब एक ऐसे चेहरे के हाथ में है जो पारंपरिक राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और जन आंदोलन की लहर पर सवार होकर यहां तक पहुंचा है। बालेंद्र शाह, या जिन्हें लोग बालेन के नाम से जानते हैं, अब देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या एक नेता की लोकप्रियता, खासकर डिजिटल दुनिया में मिली पहचान, किसी देश को चलाने के लिए काफी है? क्या जेन जी राजनीति वास्तव में बदलाव का संकेत है, या ये सिर्फ एक भावनात्मक लहर है जो वक्त के साथ थम सकती है? आज के क्विक कमेंट में हम नेपाल के इस नए राजनीतिक प्रयोग के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बालेंद्र शाह का उभार सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि उस असंतोष का नतीजा है जो लंबे समय से नेपाल की राजनीति में जमा होता रहा। पारंपरिक दलों के खिलाफ नाराजगी, भ्रष्टाचार के आरोप और धीमी शासन व्यवस्था, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां जनता, खासकर युवाओं ने बदलाव की मांग की। यही वजह है कि जब बालेंद्र शाह सामने आए तो उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ आवाज के रूप में देखा गया। सोशल मीडिया ने इस छवि को और मजबूत किया। ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक, उनका हर कदम, हर बयान तेजी से वायरल होता गया। एक ऐसा नैरेटिव बना कि अब नेपाल में नई राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन राजनीति सिर्फ नैरेटिव से नहीं चलती। सरकार बनने के कुछ ही समय बाद जो घटनाएं सामने आई, उन्होंने इस नई उम्मीद पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती एक महीने के भीतर ही 2 मंत्रियों का इस्तीफा, ये किसी भी नई सरकार के लिए एक अस्थिर संकेत माना जाता है। इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा पर नए नियमों को लेकर विरोध, महंगाई को लेकर बढ़ती नाराजगी और कुछ प्रशासनिक फैसलों पर उठते सवाल, इन सब ने साफ कर दिया कि आंदोलन और शासन के बीच की दूरी कितनी बड़ी होती है। यहीं से जेन जी सरकार की असली परीक्षा शुरू होती है। ये टैग, जो शुरुआत में ताकत था, युवा नेतृत्व, डिजिटल कनेक्ट और तेज फैसलों का प्रतीक, अब चुनौती बनता नजर आ रहा है, क्योंकि शासन में सिर्फ तेजी नहीं, गहराई भी जरूरी होती है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक बड़ी बहस है, पॉपुलिज्म बनाम गवर्नेंस। लोक लुभावन फैसले अक्सर तुरंत असर डालते हैं, वो लोगों को आकर्षित करते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं और नेता को एक हीरो बना देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो फैसले लंबे समय तक टिकते हैं? नेपाल में भी यही चिंता सामने आ रही है कि कहीं फैसले दिखाने के लिए तो नहीं लिए जा रहे, जबकि सिस्टम की जटिल समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। एक देश को चलाना, खासकर नेपाल जैसे देश को, जहां राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है, सिर्फ इरादों से नहीं, बल्कि अनुभव और संतुलन से भी तय होता है। यहाँ मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की भूमिका अहम हो जाती है। एक परिपक्व सरकार वो होती है जो सिर्फ लोकप्रिय फैसले नहीं, बल्कि जरूरी फैसले लेती है, चाहे वो अल्पकाल में असुविधाजनक ही क्यों ना हो। वो संस्थाओं को मजबूत करती है, ना कि उन्हें नजरअंदाज करती है। नेपाल के संदर्भ में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ की चुनौतियां सिर्फ घरेलू नहीं हैं। भारत, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों के बीच संतुलन बनाना, आर्थिक निर्भरता को संभालना और आंतरिक स्थिरता बनाए रखना, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जहां जरा सी चूक का असर दूर तक जा सकता है। बालेंद्र शाह की सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या वो अपनी लोकप्रियता को नीति में बदल पाएगी? क्या वो सोशल मीडिया के समर्थन को वास्तविक प्रशासनिक सुधार में तब्दील कर पाएगी? शुरुआती संकेत मिले जुले हैं। एक तरफ जनता का बड़ा समर्थन है, खासकर युवाओं का। दूसरी तरफ असंतोष के छोटे छोटे संकेत भी तेजी से उभर रहे हैं। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से सरकार या तो एक नई मिसाल कायम कर सकती है, या फिर उसी पुराने राजनीतिक चक्र में फंस सकती है जिससे बाहर निकलने का वादा किया गया था। क्या नेपाल की जेन जी सरकार एक नई क्रांति है, या सिर्फ एक मजबूत लेकिन अस्थायी लहर? इसका जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, इतिहास ऐसे ही प्रयोगों से बनता है और कभी कभी उन्हें प्रयोगों से सीख भी मिलती है। बालेंद्र शाह के सामने मौका भी है और चुनौती भी, कि वो अपनी छवि से आगे बढ़कर एक स्थायी बदलाव की नींव रखें।
ये कहानी एक नई शुरुआत है या फिर एक और अधूरी उम्मीद, ये समय बताएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।